हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी ऑफ भारत का यूनिट नंबर 1। तो सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहा जाता है? जब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जब उनका आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है ओवर द टाइम, तो उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। ये क्या शो करता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कितनी एक्सपैंड हो रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन में और इनकम जनरेशन में। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स में बात करें तो जब एक कंट्री ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करती है, जैसे फूड, क्लोथ्स, मशीन्स, और ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, तो इनकी जो टोटल प्रोडक्शन जितना भी इंक्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ ना सिर्फ क्वान्टिटेटिव इंक्रीज़ में वो करता है, फोकस करता है, और ये मेजर करता है कि कितना हमने ज़्यादा प्रोड्यूस किया। वो ये नहीं देखता कि हमने कितना अच्छा प्रोड्यूस किया लोगों के लिए, वो सिर्फ इस पे ध्यान देगा कि हमने कितना ज़्यादा किया, बस। ठीक है, यहाँ पे और आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, सो दैट आप एग्ज़ाम में और अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, इसे आप रीड कर लेना। अब हम करते हैं कि मेजरमेंट कैसे करी जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ की। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे कैसे नापा जाता है। तो सबसे पहले तो हम जीडीपी देखते हैं। जीडीपी क्या होता है? एक ना टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस होती है कंट्री के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मतलब एक साल के अंदर अंदर आपने जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी होती हैं, तो उसका जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमनली यूज मेजर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये हमें क्या शो करता है कि ओवरऑल साइज और परफॉर्मेंस कैसा रहा है इकोनॉमी का। ठीक है, अगर कोई कंट्री है वो ज़्यादा कार्स प्रोड्यूस कर रही है, फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, मोबाइल सर्विसेज दे रही है, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज दे रही है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है, तो उसकी क्या जीडीपी होगी? वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पिछले साल उन्होंने ये सब चीज़ें कम बेची थी और इस साल उन्होंने क्या बेची है? ज़्यादा बेची है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। तो जीडीपी सबसे पहले तो देखी जाती है। फिर क्या देखते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देखते हैं, जीएनपी देखते हैं। जीएनपी में क्या होता है? इसमें ना ये टोटल वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस करी जाती है बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जो इंक्लूड करते हैं कि कितनी इनकम जो है वो ऑन हुई है अब्रॉड से, और जितनी भी फॉरेन से इनकम्स होती है ना, वो उसको क्या कर देता है? एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है, जीडीपी में क्या था? टोटल मॉनेटरी वैल्यू थी, और इसमें टोटल वैल्यू होती है। ठीक है, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि जो नेशन के सिटीजन्स हैं ना, उन्होंने कितनी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की है। ठीक है, कितनी उन्होंने सैलरी अर्न की है, कितनी उनकी इनकम आई है इंडियंस की, वैसे देखी जाती है, या किसी भी स्पेसिफिक कंट्री की, ऐसे, मतलब फॉरेनर्स को इसमें नहीं गिना जाता है। ठीक है जी। फिर आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब हम हमारी जो टोटल नेशनल इनकम होती है ना, उसे हम टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री से डिवाइड करते हैं, तो हमारी पर कैपिटा इनकम निकल आती है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हर एक इंडिविजुअल ने कितना एवरेज इनकम अर्न करा है। ठीक है, अगर हमारी जो नेशनल इनकम है वो बढ़ रही है बट पॉपुलेशन भी बढ़ रही है सेम ही रेट पे, ठीक है, तो हो सकता है कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो अनचेंज ही रहे, क्योंकि अगर इनकम भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो अक्सर तो दोनों सेम ही चीज़ें हो गई ना। अगर लोग बढ़ेंगे तो उतना ही लोगों का खर्चा होगा, उतनी ही उनकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, तो फिर क्या ही वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसको एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि एक तो ये क्वांटिटेटिव नेचर का होता है। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल इंक्रीज में ही इसका ध्यान रहता है, किसी भी तरीके से सोशल या ह्यूमन डेवलपमेंट में ये फोकस नहीं करता। इसका मेन मोटिव यही होता है कि बस हमारा पिछले साल से इस बार प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, हमें हमारी जो कंट्री है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, उसे गुड्स एंड सर्विसेज, सिर्फ इतना ही वो देखता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। इसमें इसका मेन फोकस होता है आउटपुट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में, कि सिर्फ हमें आउटपुट देना है और कुछ नहीं। ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में हम इसे मेज़र कर सकते हैं। शॉर्ट टू मीडियम टर्म का इसका कॉन्सेप्ट रहता है, और नैरो कॉन्सेप्ट भी इसका होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्शन एंड इनकम पे ही फोकस करता है, बाकी किसी भी सोशल इंडिकेटर्स पे फोकस नहीं करता। कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं? एक तो नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे, लैंड, वाटर, मिनरल्स, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। जिन कंट्रीज़ के पास ये बहुत सारे होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ऑब्वियसली बात है वो उनका क्या करते हैं? ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और उनकी हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। ठीक है,
अब इसमें ह्यूमन कैपिटल का भी बहुत रोल होता है। अगर ये अच्छी खासी एजुकेशन स्किल्स ट्रेनिंग लोगों को दी जाएगी तो वो प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट करेगा। मतलब अगर ज़्यादा अच्छी स्किल्ड वर्कफोर्स होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो उससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे लोग। सारा हाँ, सारी जो इकोनॉमी है हर एक आउटपुट, हर एक सेक्टर्स में आउटपुट उनका बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर स्किल्ड वर्कफोर्स होगी तो। ठीक है, इसलिए उन्हें एजुकेशन वगैरह में अच्छे खासे पैसे भी लगाने होते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन में भी, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, जब हमारे जो फिजिकल कैपिटल होती है जैसे मशीन्स, फैक्ट्रीज, टूल, अगर हम इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी कैपिटल के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है उससे हमें हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी भी मिलती है। क्योंकि अगर हम अच्छी खासी चीज़ें लगाएंगे, अच्छा खासा पैसा अपने टूल्स पे लगा रहे हैं तो वो कल को हमें अच्छा ही तो रिजल्ट देंगे। ठीक है, फिर आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम वही घिसी पिटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते रहेंगे, बिल्कुल भी अपडेट नहीं करेंगे तो कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। तो टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छा रोल होता है यहाँ पे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग भी उन्हें चलना पड़ता है। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखनी होती है। ठीक है जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में क्या आता है कि जैसे जो स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस होते हैं ना वो इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इनकरेज करते हैं। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या करती है, वो अनसर्टेनिटी डाल देती है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, जब एक कंट्री ना अपने इकोनॉमिक, सोशल और इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस को क्या करती है, इम्प्रूव करती है लोगों के लिए। ठीक है, ये सिर्फ नेशनल इनकम पे फोकस नहीं करते हैं, ये लोगों के वेलबींग के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, इनका मेन पर्पस क्या होता है कि हम लोगों की क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करें, उन्हें बेटर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ और बाकी सारी चीज़ें दें। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो किस पे फोकस करता है, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट पे। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो फोकस करता है ओवरऑल वेलबींग ऑफ एन इकोनॉमी पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा, आप एग्ज़ाम में इसको ईजिली लिख सकते हो। ठीक है, फिर हम चलते हैं कि हम कैसे मेजर करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना वो इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स का यूज़ करके मेज़र किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों क्वालिटी ऑफ लाइफ भी, इसके अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्लूड होती है। एक तो इकोनॉमिक वाला तो होता ही है कि हमें नेशनल इनकम तो इंक्रीज़ करनी है, बट साथ के साथ हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करनी है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कैसे मेजर करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडिकेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, हेल्थ देखते हैं और इनकम देखते हैं। जितना ज़्यादा HDI होगा उसका क्या मतलब है कि हमारी जो डेवलपमेंट है कंट्री की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है जी, फिर पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम ना शो करता है एवरेज इनकम पर पर्सन एक इकोनॉमी में। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि इंडिविजुअल्स की जो इकोनॉमिक वेलबींग है वो कैसी है। ठीक है, ये हमें ना इनइक्वालिटी शो नहीं करता है बिल्कुल भी। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है पोवर्टी रेट। जो पोवर्टी रेट होता है वो क्या मेजर करता है कि कितने जो परसेंटेज ऑफ पीपल हैं वो पोवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। ठीक है, अगर तो पोवर्टी लाइन क्या हो रही है, गिरती जा रही है, ठीक है, कम होती जा रही है गरीबी, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छी हो रही है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर पा रहे हैं, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर पा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ हम लिटरेसी रेट भी देखते हैं कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, क्या उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है उनकी, कितने साल वो जी रही हैं, कैसी लिविंग कंडीशंस है वो सब। एम्प्लॉयमेंट रेट भी देखते हैं कि कितने लोग जो है वो काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिवली इंगेज है किसी चीज़ में, ये सब चीज़ें। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसके कि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इनकम GDP भी आता है और साथ के साथ हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें भी आती हैं, दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है क्योंकि अगर हमें अपनी कंट्री के डेवलपमेंट करनी है तो हमें काफ़ी टाइम तक काम करना पड़ेगा, एक बार में तो नहीं होगा। और ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करता है। वेलफेयर ओरिएंटेड होता है, लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। और स्ट्रक्चरल चेंज भी इसके अंदर आता है, मतलब कि ये इन्वॉल्व करता है कि जो हमारी इकोनॉमी है ना उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आए। जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से हम शिफ्ट कर जाएं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में, फिर सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में। एक स्ट्रक्चर होता है चेंज करने का, ट्रांसफॉर्मेशन लाने का अपनी इकोनॉमी में, उसे हम स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं। ठीक है जी, सिक्स्थ होता है कि ये इनइक्वालिटी कम करता है, सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट पे भी फोकस करता है। ठीक है, अब कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं।
एक तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो बहुत अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो लोगों की प्रोडक्टिविटी, उनके लिए स्किल्स ट्रेनिंग वगैरह ये सब क्या करता है, इन्हें इम्प्रूव करना होता है, तभी तो वो डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे। अगर ये सब नहीं होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी। कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है। ये देखो सारे वही चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ वाले में थी और ये इस वाले में है, बस इसका उसके अंदर जो था वो जीडीपी एंड इनकम वगैरह से रिलेटेड था, और इसके अंदर आपका एचडीआई से रिलेटेड हो जाता है, एजुकेशन वगैरह, ह्यूमन डेवलपमेंट पे बेसिकली। ठीक है, तो आप इसे रीड करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि उन्हें उनके अकॉर्डिंग ही तो चलना होगा, उनकी सारी स्कीम्स भी देखनी होती हैं। टेक्नोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, एक एक बार आप इसे रीड कर लो अच्छे से। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे आपको टेबल भी दे दिया है, आप इसको भी रीड कर सकते हो, डिफरेंस टेबल। ठीक है, मैं आपको इसके बहुत डिटेल नोट्स दे रही हूँ, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आप टेलीग्राम पे जाके भी कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आपको ये सारे पीडीएफ्स मिल जाएं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करती है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स पे। ये सारे मिलके ही डिसाइड करते हैं कि कितनी जल्दी और कैसे हमारी जो कंट्री है वो डेवलप करेगी। तो सबसे पहले इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या आता है, हमारे पास ह्यूमन कैपिटल आता है। ये चीज़ें हमने अभी ऊपर भी पढ़ी हैं, ये उसी का ही एक डिटेल पार्ट है कि हमें क्या क्या इसके फैक्टर्स है, कौन कौन सी चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आती हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन एंड स्किल्स होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, जितनी अच्छी एजुकेशन होगी, ऑब्वियस सी बात है वो कंट्री उतना ही ज़्यादा डेवलप होगी अच्छे से। ठीक है जी, फिर आता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का भी यही मतलब है कि अगर हम अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी चीज़ों के अंदर, ठीक है, अगर अपनी मशीनरीज की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, कोई भी मतलब हमें दिक्कत नहीं है पैसों की, तो हमारी कंट्री जो है वो तो डेवलप होगी। ठीक है, अब हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वो कैसे होती है, क्यों, क्योंकि उनके पास क्या होता है, उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है कैपिटल, गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। थर्ड, हमें टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का भी बहुत ध्यान रखना होता है। अगर हम पुरानी घिसी पिटी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली। गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस पे भी ध्यान देना होता है। ठीक है, जो गुड गवर्नेंस होता है वो क्या इंश्योर करता है कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे लोगों का। ठीक है, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो जो जिन कंट्रीज़ के पास स्टेबल गवर्नमेंट और ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, वो क्या अट्रैक्ट करते हैं, वो ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि यहाँ पे फेयरनेस है। तो अगर हम पैसा लगाते भी हैं तो बिना मतलब हमारा पैसा नहीं डूबेगा। फिफ्थ आता है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इंडिया एंड ब्राज़ील के पास क्या है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करेगा कि हम कितने अच्छे से उन्हें यूज़ कर रहे हैं। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। वेल डेवलप्ड रोड्स वगैरह अच्छा खासा बनाना चाहिए। बढ़िया हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, है ना, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ओके जी, फिर आते हैं सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर्स में भी डिपेंड करता है कि हमारी कैसी जेंडर इक्वालिटी हो रही है, कल्चरल वैल्यूज़ हमें अच्छे से मिल पा रहे हैं, हमारे पास कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हमारी अच्छी खासी सोशल फैक्टर्स रहेंगे, अगर इक्वालिटी रहेगी, तो वो वाली कंट्री भी बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी। ठीक है, जैसे जिन कंट्रीज़ में हाई फीमेल पार्टिसिपेशन होता है एजुकेशन एंड वर्कफोर्स में, वो कंट्रीज़ क्या करती हैं, जल्दी ग्रो करती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्टेबल गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, इनकरेज करती हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट वगैरह। ठीक है, तो मेन इसका ये है कि जिन कंट्रीज़ के पास अच्छी खासी स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम्स होते हैं वो कंसिस्टेंट डेवलपमेंट दिखाते हैं। मतलब पॉलिटिकली भी बहुत अच्छा रोल होता है उसका, पॉलिटिकल चीज़ों का, कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है हमारी कंट्री में तो ऑब्वियसली बात है लोग उन पर विश्वास करें कि हाँ हमें यहाँ पे ये चीज़ करनी है, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, हम यहाँ ग्रो कर सकते हैं। बट वहीं अगर कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगी, डेवलपमेंट भी वहाँ कम हो जाएगी। ठीक है, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का भी यहाँ पे रोल होता है। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं एशियन इकोनॉमी ऑफ भारत। तो जो एशियन इकोनॉमी ऑफ भारत है ना, उसे किसे कहा जाता है,
ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम्स, एक्टिविटीज़ और स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को जब किससे रिलेटेड होती हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से अर्ली मिडीवियल पीरियड तक। ठीक है, इसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि कैसे लोग जो है वो एशियन इंडिया में क्या करते थे, गुड्स प्रोड्यूस करते थे, एक्सचेंज करते थे गुड्स, कैसे एग्रीकल्चर मैनेज करते थे, कैसे ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज डेवलप होती थी, कैसे वो अपने लाइवलीहुड को सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो एशियन इंडियन इकोनॉमी की क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले तो ये एग्रेरियन इकोनॉमी होती थी, मतलब कि जो एशियंट इंडिया था उसमें क्या होता था, एग्रीकल्चर ही हमारी मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होती थी। ज़्यादातर लोग, मतलब हर कोई ही वैसे फार्मिंग एक्टिविटी से जुड़ा होता था, क्योंकि यही उनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स होता था। ठीक है, इसी से ही डेवलपमेंट हो रही थी कंट्रीज़ की, इसी से ही लोगों का घर चल रहा था, इसी से उन्हें पैसे आ रहे थे। ठीक है जी, जैसे क्रॉप्स ये सारे हो गए, ये सारे क्रॉप्स क्या होते थे उस टाइम पे कल्टीवेट किए जाते थे। ठीक है जी, सेकंड फीचर क्या है कि सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी होती थी। ठीक है, जो विलेजेस थे ना वो एकदम सेल्फ रिलायंट यूनिट्स थे उस टाइम पे। ठीक है, जो लोग थे ना वो खुद ही प्रोड्यूस कर लेते थे जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती थी डेली लाइफ के लिए, फूड, क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें। और उस टाइम पे ना बार्टर सिस्टम भी बहुत चलता था। ठीक है, ये आपको बार्टर सिस्टम के बारे में तो पता ही होगा। तो सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी होती थी, लोग अपने लिए उन्हें क्या चाहिए, कैसे करना है, कुछ खाने के लिए चाहिए प्रोड्यूस कर लेते थे, कोई सामान चाहिए तो बार्टर सिस्टम का यूज़ कर लेते, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मतलब सेल्फ सफिशिएंट थे लोग, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं थे, अपने ही देख लेते थे। फिर बार्टर सिस्टम भी बहुत चलता था। ठीक है, जो मनी थी उस टाइम पे तो यूज़ नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, सामान के बदले में सामान दे के अपनी चीज़ें खरीद लेते थे। ठीक है, जैसे अगर किसी को ग्रेन चाहिए तो वो क्या करते थे, ग्रेन को एक्सचेंज कर लेते थे कैटल, क्लोथ और सॉल्ट के लिए। ठीक है, अगर तुम्हें ग्रेन चाहिए, तुमने ग्रेन तो ले लिया, अब उसके बदले में तुम उसे कोई भी चीज़ दे सकते हो, चाहे सॉल्ट हो गया, क्लोथ हो गया, जो भी चीज़ सामने वाले को चाहिए होती थी वो। ठीक है, फोर्थ हमारे पास आता है गिल्ड सिस्टम, श्रेणी सिस्टम। श्रेणी सिस्टम में क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड थी ना वो ऑर्गेनाइज करे जाते थे गिल्ड्स के थ्रू, जिसे हम क्या कहते थे, श्रेणीज कहते थे। ये जो गिल्ड्स थे ना ये क्या करते थे, प्रोडक्शन, क्वालिटी, वेजेस वगैरह को मैनेज करते थे। और ये ऐसा काम करता था जैसे हम कोई मॉडर्न ट्रेड यूनियंस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। फिफ्थ हमारे पास आता है डेवलप्ड ट्रेड। डेवलप्ड ट्रेड में क्या क्या होता है, जो एशियन इंडिया होता है ना इसका फिफ्थ आता है हमारे पास डेवलप्ड ट्रेड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो एशियन इंडिया का ना बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड नेटवर्क था। ठीक है, वो इंटरनल ट्रेड भी करते थे विलेज एंड सिटीज़ में और एक्सटर्नल ट्रेड्स भी करते थे। ठीक है, जैसे सिल्क रूट क्या करता है, वो कनेक्ट करता है इंडिया को सेंट्रल एशिया एंड यूरोप के साथ। तो डेवलप्ड ट्रेड भी इसका फीचर है कि ये सब होता था। फ्लरिशिंग हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़, एशियन इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा चलती थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेटल वर्क, ये सब चीज़ें। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी होता था। ठीक है, जैसे लैंड से पैसा आना, किसी को तुमने किराए पे दे दिया तो मतलब मेन सोर्स क्या था, जो रूलर्स थे उनका मेन सोर्स होता था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो जो किंग्स होते थे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे फार्मर से इन फॉर्म्स ऑफ ग्रेन्स या मनी के। ठीक है जी, यूज़ ऑफ कॉइन्स, मॉनेटरी सिस्टम, जो कॉइन्स थे ना वो इंट्रोड्यूस हुए थे और यूज़ करे जाते थे ट्रेड एंड टैक्सेशन के लिए। ठीक है, तो हर एक डिफरेंट डायनेस्टीज़ ने अपने खुद के कॉइन्स बनाए थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब चीज़ें। ठीक है, अर्बन सेंटर्स एंड मार्केट इकोनॉमी भी, जैसे कुछ सिटीज़ थी वो बहुत क्या बन गई थी, इंपॉर्टेंट ट्रेड जहाँ पे होता था, कमर्शियल सेंटर्स होते थे और यहाँ की जो मार्केट्स थी ना वो वेल डेवलप्ड होती थी। ठीक है, अगला फीचर क्या है कि ये सोशल डिवीजन ऑफ लेबर था, कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी ना वो ऑक्यूपेशंस के हिसाब से डिवाइड होती थी। हर एक डिफरेंट ग्रुप जो है वो हर एक अलग कैटेगरी के अंदर स्पेशलाइज्ड होता था। ठीक है जी, अब मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी, एग्रीकल्चर था, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, ट्रेड एंड कॉमर्स था, एनिमल हस्बेंड्री था। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है एशियन इकोनॉमी ऑफ भारत की। ठीक है, जो एशियन इकोनॉमी थी ना वो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड हुई थी अपने टाइम में। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर बेस था, एडवांस ट्रेड नेटवर्क था, स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप थी, ऑर्गेनाइज्ड गिल्ड सिस्टम था, ग्लोबल ट्रेड कनेक्शन थे, मतलब काफ़ी बढ़िया चीज़ें थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की थी इन चीज़ों से। अब हम पढ़ते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अर्थशास्त्र क्या होता है, एक एशियन इंडियन ट्रीटीज़ होती है। ठीक है, स्टेट क्राफ्ट पे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल्स एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, इंडियन ट्रीटीज़ क्या होता है कि एक फॉर्मल ना एक लॉन्ग बुक होती है, मतलब एक बुक होती है जिसके
अंदर इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया होता है, ठीक है। वो होते हैं इंडियन ट्रीटीज़, मतलब ये सारे टॉपिक्स के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें उसके अंदर डिटेल में जो लिखी होती हैं, जैसे कुछ आर्टिकल्स हो गए, उन चीज़ों के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, वो होता है, ठीक है। इसे किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था, चाणक्य ने, कब? अपने मौर्यन पीरियड के टाइम अराउंड 3rd सेंचुरी BCE में, ठीक है। ये कहता था कि ये ना एक्सप्लेन करता था कि कैसे एक स्टेट को अपनी इकोनॉमी को मैनेज करना है और कैसे अपनी बढ़िया गवर्नेंस रखनी है, कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र क्या होता है? एक गाइड बुक होती है, ठीक है। गाइड बुक से आप याद रखेंगे इसे कि कैसे एक किंग को अपनी इकोनॉमी को अच्छे तरीके से मेंटेन रखना है, उसकी अर्थ अचीव करनी है, मतलब वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को कैसे अचीव करना है, ठीक है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है अर्थशास्त्र के कॉन्टेक्स्ट में? तो अर्थशास्त्र में ना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उसका मतलब क्या होता है? जब हम स्टेट की वेल्थ को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, अच्छा खासा रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं और अपने सिटीजन्स का वेलफेयर करते हैं, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का यूज़ करके, ठीक है। कौटिल्य का क्या मानना था कि जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है ना वो फाउंडेशन होती है स्ट्रॉन्ग स्टेट का, बिना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो क्या मेन आइडियाज़ थे कौटिल्य के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड कि एक तो हमें एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस करना चाहिए क्योंकि ये बैकबोन होती थी इकोनॉमी की, ठीक है। अच्छे से हम लैंड का यूज़ करें, इरिगेशन सिस्टम्स यूज़ करें, प्रोटेक्शन करें फार्मर्स की, फेयर टैक्सेशन लगाएं, ये सब, ठीक है। फिर सेकेंड उनका क्या मानना था कि रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमी, जो कौटिल्य थे ना वो क्या सपोर्ट करते थे? एक स्ट्रॉन्ग और एक्टिव स्टेट इंटरवेंशन। तो उनका मानना था कि जो किंग है ना उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि क्या उनके जो स्टेट है उसके अंदर अच्छा खासा लॉ एंड ऑर्डर है, क्या टैक्सेस एफिशिएंटली कलेक्ट हो रहे हैं, कोई करप्शन तो नहीं हो रहा, ये सब। थर्ड उनका क्या मानना था कि सिस्टमेटिक टैक्सेशन पॉलिसी होनी चाहिए, कि टैक्सेस फेयर एंड मॉडरेट हो, ठीक है, एफिशिएंट होने चाहिए और पब्लिक वेलफेयर के लिए ही जो पैसे हैं, जो टैक्स है वो यूज़ होना चाहिए, ठीक है जी। फोर्थ क्या था? पब्लिक फाइनेंस एंड वेलफेयर। जो अर्थशास्त्र थे ना वो फोकस कर रहे थे पब्लिक एक्सपेंडिचर पे, कि जो सरकार को पैसे मिल रहे हैं वो इस पे यूज़ होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, इरिगेशन वगैरह, डिफेंस सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों पे। फिफ्थ आते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया था कि ट्रेड रूट्स का रेगुलेशन करो, प्राइसिंग पॉलिसीज़ अच्छी होनी चाहिए, ट्रेड फ्रॉड जो है उसका प्रिवेंशन करो, मार्केट्स डेवलप करो, ये सब, ठीक है जी। सिक्स्थ क्या था कि इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, हमें अलग अलग प्रोफेशंस, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना चाहिए, माइनिंग, टेक्सटाइल्स वगैरह की, और जो स्टेट रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि अच्छी हम क्वालिटी दें लोगों को, वेजेस फेयर हों और प्रोडक्टिविटी भी ग्रो हो लोगों की। करप्शन कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, जो करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, हर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है जी। फॉरेन ट्रेड एंड डिप्लोमेसी में भी उन्होंने बहुत कहा था कि जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि कैसे हमें ट्रेड रिलेशन बना के रखने हैं, कैसे हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, कैसे एक्सपैंड करना मार्केट्स को, ये सब। अब कंट्रीब्यूशन क्या था अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कि एक तो ये अर्ली थ्योरी ऑफ स्टेट इकोनॉमिक्स थी, ठीक है, ये स्टेट के लोगों को बताता था कि कैसे हमें अच्छे से अपने डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज को यूज़ करना है। दूसरा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे ये फोकस करते हैं। फिजिकल डिसिप्लिन पे इनका फोकस था कि टैक्सेशन एंड पब्लिक फाइनेंस सिस्टम्स एकदम स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है, ट्रेड एक्सपेंशन हमें करना है, वो सब। अब क्या है रेलेवेंस, क्या है मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इसमें, ठीक है। तो आज के टाइम में भी तो जो अर्थशास्त्र के आइडियाज़ है ना वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। जैसे उन्होंने स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस कहा था, तो आज के टाइम में वो क्या हो गया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। पहले क्या था, टैक्सेशन, अब है पब्लिक रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है। ये आप रीड कर सकते हो कि आज के टाइम में भी उनके आइडियाज़ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें तो वही चल रही हैं, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं रेलेवेंस ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र इन मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये देखो यहाँ पे हमने ऊपर भी सारी चीज़ें पढ़ी थी ना, ये उसी का है कि जो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है उसका मॉडर्न इकोनॉमिक्स से डेवलपमेंट से कैसे लेना देना है, कि आज के टाइम में उनके आइडियाज़ कैसे काम कर रहे हैं, ये उन्होंने डिटेल में बता दिया कि स्ट्रॉन्ग रोल होता है स्टेट का, ठीक है। आज के
यहाँ पे रेलेवेंस आज का भी लिखा है। स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ स्टेट तो मैंने बता दिया कि किंग्स को कैसे करना है। अब आज के टाइम में उनका क्या मानना है, कैसे वो यूज़ होता है, वो चीज़ है कि मॉडर्न गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यूज़ करती है पॉलिसीज़, रेगुलेशंस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके। ठीक है जी, आप इसे रीड कर सकते हो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। दूसरा साइंटिफिक टैक्सेशन एंड पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, पहले क्या था कि फेयर टैक्सेस होने चाहिए, आज के टाइम में क्या है, जीएसटी एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। ठीक है, थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर स्पेंडिंग में है। फिर कैसे कंट्रोल करना है हमें करप्शन का, ये सारे रेलेवेंस आप आज वाले में पढ़ोगे। ठीक है, आप इसे रीड कर लेना, ये आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी आपको समझने वाली ज़रूरत है, आप इसे ईजिली कर सकते हो। ठीक है जी, बाकी कुछ भी अगर आपको दिक्कत होगी, कोई भी डाउट होगा, स्टिल आप मुझे बता देना, चाहे टेलीग्राम पे, मैं दोबारा से बता दूँगी आपको। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की। आई थिंक ये मैंने यहाँ पे गलत डाल दिया है, आप प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए, यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं आया है, इसे आप रहने दीजिए, मैं आपको इसे ठीक करके प्रोवाइड कर दूँगी पीडीएफ। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये वही चीज़ें हमने जो ऊपर पढ़ी हुई हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में थी, अब इनके अलग अलग बड़े बड़े पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, आपको ये भी समझ आ जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करता है कि कैसे हमें उनकी चॉइसेस, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना है ताकि वो अपनी बहुत अच्छी लाइफ जी सके, कैसे हमें वेल्थ की नेशन बढ़ानी है, कैसे हमें जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ इनकम तक ही सीमित नहीं रखनी, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे वो एक अच्छी लाइफ जिएंगे, हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, कैसे नॉलेज बढ़ेगी, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब हमें क्या नीड है ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट की। ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है ना, वो इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेजर्स होते थे जीडीपी एंड पर कैपिटा, इससे हम ना सारे इंडिकेटर्स को नहीं मतलब मेन है कि ये इनकम्प्लीट ही इंडिकेटर्स थे डेवलपमेंट के। ठीक है, जैसे लिमिटेशंस क्या होती थी इनकम बेस्ड अप्रोच में, अगर हम सिर्फ इनकम पे ही फोकस करेंगे तो अगर हमें हाई जीडीपी भी दिखाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटर लिविंग कंडीशंस हैं लोगों के पास। ठीक है, इनइक्वालिटी भी होती है अगर हमारी रिच इकोनॉमी है, तब भी एजुकेशन एंड हेल्थ कंडीशंस भी पुअर रह सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इनकम बेस्ड पे अगर हम फोकस करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की भलाई हो रही है, लोगों का वेलफेयर हो रहा है या नहीं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ लेते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था अभी। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन वाला है ना, ये सारी चीज़ें, तो आप इसे पढ़ लेना। इम्पॉर्टेंस आप इसकी पढ़ सकते हो क्या है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं कि टेम्पल इकोनॉमी क्या होती है। तो टेम्पल इकोनॉमी ना रेफ़र किया जाता है कि इकोनॉमिक सिस्टम एशियंट इंडिया के लिए, जिसमें जो टेम्पल्स हैं ना वो सिर्फ रिलीजियस सेंटर्स नहीं होते थे बट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी होते थे। जो टेम्पल्स हैं ना वो मेजर रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों में, और इनका स्ट्रॉन्ग बेस होता था लोकल एंड रीजनल इकोनॉमी के लिए। तो इन सिंपल टर्म्स जो टेम्पल इकोनॉमी है ना वो ऐसा सिस्टम होता था जहाँ पे जो टेम्पल्स है ना वो इस तरीके से काम करते थे कि वे इकोनॉमिक हब्स को भी मैनेज करते थे, जैसे लैंड रिसोर्सेज को मैनेज करना। ठीक है, मतलब टेम्पल इकोनॉमी में आपका रिलीजियस एक्टिविटीज़ तो होती ही होती थी बट उसके साथ साथ इकोनॉमिक हब्स भी वो होते थे, मतलब रिसोर्सेज को मेंटेन करना, रेवेन्यूज़ जनरेट करना, कम्युनिटी बिल्ड करना, लोगों की भलाई करना, इनकम देना, इनकम जनरेट करना, सारी चीज़ें आती थी। ठीक है, फीचर्स क्या होते थे टेम्पल इकोनॉमी के कि सबसे पहले है लैंड ओनरशिप एंड एग्रीकल्चर बेस। जो टेम्पल्स थे ना वो क्या करते थे, ओन करते थे लार्ज एरियाज़ एग्रीकल्चर लैंड्स के, जो कौन देता था उन्हें, किंग्स, रूलर्स वगैरह देते थे। ठीक है, ये जो लैंड्स थे ना वो फार्मर्स और टेनेट्स जो थे वो कल्टीवेट करते थे। ठीक है, इससे क्या होता था, टेम्पल्स के लिए रेगुलर इनकम जनरेट होती थी और वो वेल मैनेज रहते थे। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी ठीक टेम्पल लैंड से, वो बहुत मेन सोर्स थी इनकम की उस टाइम पे। सेकंड, जो टेम्पल इकोनॉमी है वो क्या है, एक सोर्स ऑफ रिवेन्यू भी होता था। टेम्पल जो है वो मल्टीपल जो इनकम है वो भी जनरेट करते थे, जैसे किंग्स एंड रिच मर्चेंट से डोनेशंस लेना, डिवोटीज़ जो है, जो भी जितने भी श्रद्धालु वगैरह वहाँ पे आते हैं वो कुछ ना कुछ ऑफरिंग्स देते हैं, है ना, पैसे देते हैं, इनकम आना टेम्पल लैंड से, ये सारी चीज़ें।
थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करता था। अब अगर जो टेम्पल है वो हमें पैसे दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ कोई ना कोई तो काम करता ही होगा, तो लोगों को काम भी मिल रहा है, जैसे प्रीस्ट वगैरह हो गए वहाँ पे, ठीक है, आर्टिसंस हो गए, डांसर्स हो गए, वर्कर्स हो गए जो मेंटेनेंस एग्रीकल्चर करते हैं वो सब। और ये सेंटर भी होता है एजुकेशन एंड नॉलेज के लिए, वहाँ पे संस्कृत, फिलोसफी, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, तो मतलब एशियन नॉलेज वहाँ मिलती थी। तो ये एक अच्छा खासा क्या था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हुआ करता था, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती थी, ठीक है। जो टेम्पल इकोनॉमी है वो बैंकिंग सिस्टम का भी काम करती है, जैसे लोगों से डिपॉजिट ले लेना, ठीक है, जो फार्मर्स हैं उन्हें क्या देना, लोन्स देना, सरप्लस जो वेल्थ सेफली है, जो टेम्पल्स है ना वो ट्रस्ट करते थे कि जो टेम्पल के ट्रस्ट होते थे ना वो ऐसा ही काम करते थे कि वो मतलब एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते थे जो लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे। सिक्स्थ है कि इनका ट्रेड एंड मार्केट डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा खासा रोल होता था, ठीक है। आप इसे रीड कर सकते हो कि कैसे हमें ग्रोथ करनी है, लोकल मार्केट्स की डेवलपमेंट कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें। कल्चरल एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट पे भी फोकस होता था, वैसी बात है, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक एंड डांस, फेस्टिवल, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से प्रमोट की जाती थी। इम्पोर्टेंस क्या होती है अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सॉरी टेम्पल इकोनॉमी की, वही चीज़ें हैं जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, रीड कर लीजिए आप, ठीक है जी। फिर मेरिट्स क्या होते हैं इसके, कि एक तो इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एजुकेशन का भी प्रमोशन होगा, अर्ली फाइनेंशियल सिस्टम भी था उस टाइम का, और ट्रेड एंड अर्बन सेंटर्स का क्या होता था, डेवलपमेंट भी होता था। डीमेरिट्स क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होती थी, मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ हमें टेम्पल्स में लगाने पड़ती थी, जिससे इकोनॉमिक इम्बैलेंस भी कभी कभी आ जाता था, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी भी आ जाती है, कुछ कुछ जो जो टेम्पल सिस्टम्स होते हैं ना वो कास्ट बेस्ड को भी सपोर्ट करते थे, जिससे हर किसी को वो सारे फ़ायदे नहीं मिल पाते थे। ओवर डिपेंडेंस ऑन रिलीजन भी हो जाता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना वो किस पे डिपेंड हो गई थी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे हो गई थी, जो डेवलपमेंट को क्या कर देती थी, थोड़ा कम कर देती थी मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती थी इनकी, ठीक है जी। लैक होता था सेंट्रल रेगुलेशंस का, क्योंकि जो टेम्पल इकोनॉमी है उसमें जो मेन जो कंट्रोल रहता था वो जो किंग्स वगैरह उनके पास भी इतना नहीं रहता था, जो लोग उन्हें चला रहे होते हैं ऑब्वियस सी बात है वही सारी देख रेख करते हैं, तो कभी कभी थोड़ा मिसमैनेजमेंट भी हो जाता था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, इन्वायरमेंट जो हमारी सराउंडिंग्स होती है जिसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होती हैं इसके अंदर, ठीक है जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसी डेवलपमेंट प्रोसेस जो हम क्या करते हैं, जो मीट करती है हमारी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को बिना फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स को कंप्रोमाइज़ करे हुए, ठीक है जी। मतलब इस तरीके से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं उन्हें भी कोई कमी ना हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हैं। अब क्या मेन प्रिंसिपल्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कि हम कंजर्वेशन करें नेचुरल रिसोर्सेज का, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे फोकस करें, इंटर जनरेशन इक्विटी बनाए रखें, एफिशिएंट यूज़ करें रिसोर्सेज का, और बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो हमारी, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे ना मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी दे दिए, कौन से 17 ग्लोबल गोल्स हैं, अगर आता है एग्ज़ाम में तो आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे रीड कर लो, ठीक है। इन्वायरमेंटल थ्रेट्स क्या होता है, जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल थ्रेट्स है ना वो रेफ़र किया जाता है सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को जो अफेक्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड को और डिस्टर्ब करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, ह्यूमन हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है। तो मेन इनका क्या होता है कि एक तो ये क्लाइमेट चेंज हमारा जब होता है तो ये भी एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल थ्रेट है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज होने का मतलब है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म इंक्रीज़ है, मतलब जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है उसमें कोई ना कोई इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसके कैसे ग्लोबल वार्मिंग हमारी होती है, जब फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं, इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, डिफॉरेस्टेशन, ट्रांसपोर्ट से जो धुआं वगैरह होता है, इनसे हमारी क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसका क्या इम्पैक्ट होता है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ सकता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और सी लेवल्स भी बढ़ते हैं,
ठीक है जी। आज के टाइम में क्या कंडीशन है आप वो भी रीड कर सकते हो कि इंडिया में क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रही है, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल हो रही है, ये सब चीज़ें। एयर पोल्यूशन, आपको पता है एयर पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है। जो भी धुआं वगैरह व्हीकल से निकलता है, इंडस्ट्रियल स्मोक से निकलता है, ठीक है, इससे क्या हो सकता है। एक तो रिस्पायरेटरी डिसीज़ेज़ हो सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है, ठीक है। जैसे दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा हाई AQI चल रहा है, ठीक है। पंजाब हरियाणा में भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो फसलें हैं वो बहुत जलाई जा रही हैं, जिससे क्या हो रहा था कि विंटर में जो पोल्यूशन था वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। ये सब वाटर पोल्यूशन एंड वाटर क्राइसिस भी आपको पता है क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्या इनका इफ़ेक्ट पड़ सकता है, वो सब आप रीड करेंगे। डिफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी भी आप रीड करेंगे। ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं, आपको इसमें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, एक बार रीड करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट वाला हो गया और ओशन पॉल्यूशन हो गया। फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होता है हार्मफुल UV रेज वगैरह से, ठीक है जी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी हो रहा है, रिडक्शन होती जा रही है प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज़ के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट थ्रेट्स में क्या है कि ये सारे थ्रेट्स मिलके क्लाइमेट इंस्टेबल कर रहे हैं, हेल्थ क्राइसिस हो रहे हैं, फूड एंड वाटर इनसिक्योरिटी हो रही है, इकोनॉमिक लॉस हो रहे हैं और थ्रेट हो रहा है फ्यूचर जनरेशन्स को भी, ठीक है। आप इसे सारा रीड करेंगे, मैंने बहुत डिटेल में दे दिया है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी आता है आप ये लिख सकते हो, आपको कंटेंट की कमी नहीं होने वाली है, आप भर भर के लिख सकते हो एग्ज़ाम में यहाँ से, ठीक है, बट ढंग से जो समझ में आए। करते हैं नेट ज़ीरो एमिशंस टारगेट क्या है, ठीक है। तो नेट ज़ीरो एमिशंस टारगेट क्या है कि हम जितना भी कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहे हैं तो हमारा उसमें मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि हम इक्वली उतना ही रिमूव या कंपनसेट भी करें ताकि जो हमारे इमिशंस है ना वो ज़ीरो बन जाए, ठीक है। तो नेट ज़ीरो जो है ना वो कैसे अचीव होगा, तो जो भी इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर से जितने भी इमिशंस निकलते हैं, ठीक है, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करें, ठीक है। ये जितने भी कार्बन्स वगैरह, जितना भी स्मोक वगैरह, ये सब चीज़ें उड़ती हैं, इन्हें हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ट्रीज़ लगा के कर सकते हैं, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका मेन गोल है ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से बचा पाए। अब हमें नेट ज़ीरो की ज़रूरत क्यों है, जो नेट ज़ीरो है ना वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी को बहुत अफेक्ट हो रहा है, सी लेवल्स भी राइज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए नेट ज़ीरो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इसके की कंपोनेंट्स हैं जिससे हम नेट ज़ीरो को अचीव कर सकते हैं। एक तो हम रिडक्शन करें किसकी, इमिशंस की, ठीक है। जितने भी हम कोल, ऑयल, गैस हैं इन्हें हम क्लीन एनर्जी की तरह यूज़ करें, मतलब इन्हें स्विच कर दें, इनकी जगह कोई क्लीन एनर्जी का यूज़ करें, ठीक है। जितनी भी एनर्जी एफिशिएंसीज इंडस्ट्रीज़ या होम्स में होती इन्हें थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करें ताकि जितना भी स्मोक वगैरह, डस्ट है, ये सब ना हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करें, ठीक है। सेकेंड क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का अडॉप्शन करें हम लोग, ठीक है। कार्बन अब्जॉर्प्शन करें, मतलब अफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन करें, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, ये सब कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज़ लगाएं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। ग्लोबल नेट ज़ीरो टारगेट की बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने नेट ज़ीरो का गोल्स बनाया है, ये आप पढ़ सकते हो कौन कौन सी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट हाँ अब लिख सकते हो एग्ज़ाम में, अगर कोई एग्जाम्पल या कुछ आज के सिनेरियो से रिलेटेड कुछ पूछता है तो आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। और इंडिया का नेट ज़ीरो टारगेट क्या है वो भी आप करंट रेलेवेंस पढ़कर जाओगे, एग्ज़ाम में आता है तो ज़रूर से लिखोगे, कोई ना कोई एग्जाम्पल केस स्टडी तो वो पूछ ही लेता है ना, तो आप लिखोगे ज़रूर नेट ज़ीरो के बारे में कि इंडिया क्या कर रही है उसके लिए, कब तक वो करेगी, कौन कौन से वो स्टेप्स ले रही है, ठीक है, और वो कैसे बैलेंस करेगी, इसका इम्पोर्टेंस वगैरह भी आप लिखोगे अच्छे से, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी और करंट कनेक्शन क्या चल रहा है इसका, वो भी आप लिखोगे। बहुत इजी है, रीड करोगे समझ आ जाएगा, ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। अब हम करते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम क्या है। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम ना एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो डिज़ाइन किया गया है जिससे हम ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस को
रिड्यूस कर पाएँ। इस सिस्टम के अंदर ना कंपनीज़ को एक लिमिट दी जाती है कि कितना कार्बन जो है वो एमिट कर सकते हैं। अगर वो अपनी लिमिट से कम करते हैं तो उन्हें कार्बन क्रेडिट मिलता है, और अगर वो ज़्यादा करते हैं तो उन्हें दूसरों से ख़रीदना पड़ता है। तो ये एक ट्रेडेबल कमोडिटी बन गई है, ठीक है, जहाँ पे जो लेस पॉल्यूटिंग कंपनीज़ है वो अपने क्रेडिट्स बेचती है और ज़्यादा पॉल्यूटिंग वाली उन्हें खरीद लेती है। अब ये कार्बन क्रेडिट सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो एक कैप सेट की जाती है, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, एक मैक्सिमम लिमिट सेट करती है कि इंडस्ट्रीज़ कितना एमिशंस पास कर सकती है, ठीक है, एक लिमिट सेट होती है। उसके बाद उन्हें एमिशन अलाउंस दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन क्रेडिट्स दी जाती हैं। फिर एमिशन की परफॉर्मेंस देखते हैं, ठीक है, अगर तो कोई कंपनी कम कर रही है तो वो अपने एक्स्ट्रा क्रेडिट्स बचाती है, अगर कंपनी अपनी लिमिट से ज़्यादा कर रही है तो उन्हें एक्स्ट्रा क्रेडिट्स की ज़रूरत पड़ती है। स्टेप 4 में क्या आता है, ट्रेडिंग ऑफ क्रेडिट होता है, ठीक है, जिन कंपनीज़ के पास एक्स्ट्रा क्रेडिट आ जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उन्हें मार्केट में सेल कर देते हैं, और जो जिन्हें चाहिए होते हैं वो उसे खरीद लेते हैं। तो ये ना एक फाइनेंशियल इंसेंटिव बन गया जिससे पोल्यूशन कम होता है, ठीक है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कंपनी ए है, उसने क्या किया, लेस पोल्यूशन इमिट किया, ठीक है, इससे क्या हुआ है, उसे एक्स्ट्रा कार्बन क्रेडिट मिले और उसने उसे बेच दिया मार्केट में। अब कंपनी बी जो है उसने ज़्यादा पोल्यूशन किया, ठीक है, तो वो क्या करेगी, अपने क्रेडिट्स जो हैं वो कंपनी ए से खरीद लेगी। सिंपल सा है, इस एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सा है, रीड करोगे क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, ताकि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम हो, क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का प्रमोट करे, एनर्जी एफिशिएंट बनाएं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सपोर्ट करे, ग्लोबल वार्मिंग का कंट्रोल हो, ठीक है। कितने टाइप्स की कार्बन मार्केट्स होती हैं, तो सबसे पहले एक कंप्लाइंस मार्केट होती है जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, और ये मैंडेटरी होता है, कंपनीज़ को इनकी लिमिट्स को फॉलो करना ही होता है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आता है वॉलेंट्री मार्केट, यहाँ पे कंपनीज जो है वो वॉलेंट्रली अपने एमिशंस को रिड्यूस करती है। ये CSR और ब्रांडिंग से रिलेटेड होता है, इन चीज़ों के लिए से यूज़ किया जाता है। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है कार्बन क्रेडिट की, ठीक है, वो आप रीड कर सकते हो, ईजी है, ठीक है। वही सारी चीज़ें, ताकि पोल्यूशन वगैरह कम हो, फ्लेक्सिबल एमिशन कंट्रोल हो, क्लाइमेट गोल्स को अचीव करे, ठीक है, फाइनेंशियल वैल्यू हमारी बढ़े, ये सब। अब इंडिया और कार्बन क्रेडिट का करंट रेलेवेंस क्या चल रहा है वो भी आप रीड करके जाओगे, ठीक है। जो इंडिया है ना वो एक्टिवली डेवलप कर रहा है कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स को, किन किन के थ्रू, इनके थ्रू ये सारे एनर्जी कंजर्वेशन फ्रेमवर्क चला रहा है, प्रोजेक्ट्स चला रहा है, ग्लोबल कार्बन मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, नेट ज़ीरो 2070 को टारगेट कर रहा है, ये सब, ठीक है। इसका करंट कनेक्शन क्या है कि जो ग्लोबल कार्बन मार्केट्स है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होती जा रही हैं, जो कंपनीज़ हैं ना वो प्रेशर में है ताकि वो कार्बन न्यूट्रल बन जाए, ठीक है। सबका मेन मोटिव यही है कि उन्हें एक्स्ट्रा कार्बन क्रेडिट्स मिले, ठीक है, ये सारा आप रीड कर सकते हो। अब हम चलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन एंड इथेनॉल क्या होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन ना रेफ़र किया जाता है ऐसे हाइड्रोजन फ्यूल को जो प्रोड्यूस किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो पावर का यूज़ करके, ठीक है जी। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल होता है जो रिन्यूएबल एनर्जी से मिला जाता है विद ज़ीरो कार्बन एमिशंस के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्रीन एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है आप उसे रीड कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो एग्जाम में, वरना इसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है ग्रीन हाइड्रोजन की, कि एक तो ये आपके ज़ीरो कार्बन एमिशंस में हेल्प करता है, ठीक है, डिपेंडेंस कम करता है फॉसिल फ्यूल्स पे, डीकार्बनाइज करता है इंडस्ट्रीज़ को, ट्रांसपोर्ट पावर जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन से एप्लीकेशंस है ग्रीन हाइड्रोजन के, एक तो फ्यूल हो गया व्हीकल्स के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ में ये काम आता है, स्टील केमिकल्स में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आता है, वो सब। अब करंट रेलेवेंस क्या चल रहा है इनका वो भी आप अच्छे से रीड करेंगे कि इंडिया जो है वो क्या बन गया है, ग्लोबल हब बन गया ग्रीन हाइड्रोजन का, फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स रिड्यूस हो गया है और नेट ज़ीरो टारगेट को भी अचीव कर रहा है, ये सब। अब एथेनॉल क्या होता है, तो एथेनॉल ना एक रिन्यूएबल फ्यूल होता है जो क्रॉप से बना होता है, जो क्या करता है, हेल्प करता है रिड्यूस करने में पोल्यूशन पेट्रोल से, ठीक है जी। अभी एथेनॉल कैसे प्रोड्यूस किया जाता है वो आप रीड करेंगे कि कैसे होता है, शुगर केन, कॉर्न बायोमास का यूज़ किया जाता है, फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है जो शुगर्स को क्या करती है, अल्कोहल में कन्वर्ट करती है, उसके बाद एथेनॉल को प्यूरिफाई किया जाता है, फिर फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, एक तो एयर पोल्यूशन कम होगा, ठीक है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी कम होगी, फार्मर्स की इनकम को सपोर्ट करेगा, इको फ्रेंडली भी होता है, ये सब।
अब इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, कैसे होता है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लिखना चाहो पढ़ना चाहो एक बार रीड कर लेना, दैट्स इट, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इसे, ठीक है। इंडिया के कंटेक्स्ट में इथेनॉल का क्या चल रहा है वो आप पढ़ोगे, कितना एक्टिवली प्रमोट कर रहा है इस चीज़ को, कौन से प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, ठीक है, कितना ब्लेंड करता है, कैसे करता है, वो सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आप इसका एक छोटा सा डिफरेंस भी आप पढ़ सकते हो। अब ओवरऑल इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेन इनका वही टारगेट है कि ग्रीन हाउस गैस कम करना, नेट ज़ीरो के टारगेट को अचीव कर लेना, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी बनाना और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे जो कि है सस्टेनेबल सर्कुलर इकोनॉमी, ये क्या होता है, ठीक है। तो सस्टेनेबल सर्कुलर इकोनॉमी ना एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें जो रिसोर्सेज है ना वो यूज़ किए जाते हैं, रीयूज़ किए जाते हैं, रिपेयर, रिसाइकल, रीजनरेटेड करे जाते हैं फॉर लॉन्ग एज पॉसिबल, ताकि हम वेस्ट को कम कर पाएँ, ठीक है जी। अब इसका आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। तो सर्कुलर इकॉनमी में ना जो प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स है ना उन्हें हम फेंकते नहीं हैं, उसे हम क्या करते हैं जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। जैसे ओल्ड प्रोडक्ट्स को रिपेयर कर लिया, रीयूज़ कर लिया, मटेरियल्स को रिसाइकल कर लिया, ऐसी सारी चीज़ें, ठीक है। अब ट्रेडिशनल इकॉनमी वर्सेस सर्कुलर इकॉनमी की बात करें तो ट्रेडिशनल मॉडल हमारा ना लीनियर इकॉनमी था, ठीक है। जैसे हमने रिसोर्सेज लिए, उनका प्रोडक्ट बनाया और यूज़ करने के बाद क्या कर दिया, उसे डिस्पोज कर दिया, इससे क्या होता था, वेस्ट बहुत ज़्यादा होता था। बट अब क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी आ गई है, इससे क्या होता है कि एक तो ये रिसोर्स जो है वो रिड्यूस करता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स को दोबारा से रीयूज़ करते हैं, रिसाइकल करते हैं मटेरियल्स को, नेचुरल सिस्टम्स को रीजनरेट करते हैं। तो ये जो एक क्लोज्ड लूप सिस्टम क्रिएट कर देता है ये मिनिमल वेस्ट के साथ, ठीक है। हम एक ही चीज़ों को बार बार यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी जो वेस्ट जनरेशन है वो नहीं होती, ठीक है। की प्रिंसिपल्स क्या है सर्कुलर इकोनॉमी के, कि एक तो रिड्यूस करता है, रीयूज़ करता है, रिपेयर करता है, रिसाइकल करता है, रीजनरेट, ये इसके प्रिंसिपल्स हैं मेन कि इसको ये चीज़ें करनी है। इंपॉर्टेंस क्या होता है सस्टेनेबल सर्कुलर इकोनॉमी का, कि एक तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है, इकोनॉमी एफिशिएंसी बढ़ती है, वेस्ट का रिडक्शन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है और जॉब क्रिएशन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ ही बढ़ रही है, ठीक है। उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का रूल भी बनाया, स्वच्छ भारत बनाया, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पॉलिसीज़ बनाई है, सस्टेनेबल पैकेजिंग को प्रमोट करता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स पे इनका फोकस कम हो चुका है, ठीक है, मेन इनका यही काम है। रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात कर लें तो ये जैसे रिसाइकल करना, प्लास्टिक बॉटल्स को क्लोथिंग या फर्नीचर में यूज़ कर लेना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रिपेयर करके उन्हें फिर से यूज़ करना, कंपोजिट करना, ऑर्गेनिक वेस्ट को, ये सब इनकी ओवरऑल इंपॉर्टेंस क्या है, इससे एक तो नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व होते हैं, पॉल्यूशन भी कम होता है और सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबल को, और लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल बैलेंस भी बढ़ता है। तो यहाँ पे आपकी यूनिट 1 हो चुकी है डन। मैं अब आपको मिलूँगी यूनिट नंबर 2 के साथ।